भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता अरबाज, वहां टकटकी लगाकर लोग देख रहे हैं और आपने बताया इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कैसा लगा ये बजट, बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में जो CII है राजस्थान, उसके चेयरमैन खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जो हाईलाइट हैं बजट की इंडस्ट्रीज के लिहाज से पहले उन पर नजर डालते हैं। सर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट, जो आम आदमी के समझ में आ सके इंडस्ट्रीज के हाईलाइट क्या है, क्या इम्पैक्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। ये इस बजट को दो भाग से देखना चाहिए। एक भाग है सोसाइटी को इंक्लूड करने के लिए क्या किया गया है, उसमें स्टूडेंट लोन का बात है, उसमें फार्म सेक्टर में 1.52 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की बात है, जिससे कि फार्मिंग इक्विपमेंट सस्ता होंगे, फार्मर का इनपुट कॉस्ट कम होगा। दूसरे तरफ में जो फूड फॉर पुअर स्कीम था उसको 5 साल और बढ़ाया गया है, तो एक पोर्शन उसको एड्रेस किया गया है। दूसरा पोर्शन में देखिए कि ऊर्जा का क्षेत्र में हमारे गवर्नमेंट की ये अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया को अगर विकसित भारत बनाना है तो न्यूक्लियर पावर एक इम्पोर्टेंट उसका हिस्सा रहेगा। इसके चलते छोटा माइक्रो न्यूक्लियर पावर स्टेशन, उस दिशा में इन्वेस्टमेंट, उसमें इंपोर्ट, उसका रिसर्च, इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। ऊपर से 11 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन का प्रपोजल है। उसके ऊपर से मान लीजिए जो हमारे इंडियन का जरूरत में जो चीज है, जैसे सोलर पावर के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, ऑक्सीजन फ्री कॉपर हो चाहे सिल्वर हो, इस सब में इंपोर्ट में ड्यूटी कम कराया गया है। और पंप हाइड्रो स्टोरेज, इसमें बेनिफिट दिया जा रहा है सो दैट ग्रीन पावर बने। इंडिया का 60-70% एम्प्लॉयमेंट होता है टूरिज्म सेक्टर में। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो टूरिज्म है, जैसे बहुत फेमस साइट्स है, चाहे राजगीर नालंदा हो, चाहे काशी हो या उड़ीसा का सेक्टर्स हो। इसके साथ साथ जो क्रूज है, इंडिया का इतना बड़ा एरिया समुद्र से घिरा हुआ है, उसमें क्रूज के लिए फॉरेन क्रूज ऑपरेटर्स को इजीली लाने के लिए ये काफी सारे चीज को ऑल अक्रॉस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको डायरेक्ट बेनिफिट। राजस्थान पे इम्पैक्ट की अगर बात करें, जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो आएगा वो राजस्थान में आएगा। राजस्थान में आप जितना नया माइन खोलेंगे, नया एम्प्लॉयमेंट होगा, उनमें एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आएगा। राजस्थान समेत पूरे देश को फायदा मिलेगा एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। आएंगे अरबाज आपके पास। और निसार साहब, मैं जरा संजय शर्मा जी से पास जा रहा हूं, लेकिन संजय शर्मा जी से बात करके फिर आपके पास आऊंगा। थोड़ा तैयारी कर लीजिए जरा। जो टैक्स स्लैब में बदलाव आया है उसको लेकर सिंप्लीफाई तरीके से बताइएगा, समझाएगा कि किसको कितना फायदा है। मैं संजय शर्मा सर के पास चलता हूं। संजय शर्मा सर, 2047 तक विकसित भारत बनाना, 5 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, तीसरी विश्व की बड़ी इकोनॉमी बनाना, ग्रोथ रेट को बरकरार रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना और जीडीपी को आगे बढ़ाना, फिस्कल डेफिसिट को कम करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाना, उन तमाम पैमानों पर यह आज का बजट आपको कैसा लगता है? देखिए, एक जो सबसे अच्छी बात इस बजट में हमें देखने को मिली है वो ये है कि जो चुनाव में भी मुद्दा बन रहा था और सब तरफ जो सर्वेज बता रहे थे कि अभी भारत की जो मुख्य चिंता है वो बेरोजगारी पे हमला करने की है, तो सरकार ने इस तरफ संकेत दिए कि वो बेरोजगारी पे हमले के लिए प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे इनिशिएटिव करने की कोशिश कर रही है जिससे कि जो इंडस्ट्री है वो लोगों को लेने से झिझके नहीं और वो शुरुआत करे। और ख़ासतौर से होता है क्या है कि जो हमारी एजुकेशन अभी अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है। उसकी वजह से जो उन्हें मौका नहीं मिलता है कि वो उनको कोई कंपनी ले पहली बार और फिर उन्हें ट्रेन करे, फिर देखे कि वो इस लायक हैं कि नहीं है, तो इसकी शुरुआत बजट में कर दी गई है। देखिए, आपको 2047 का जो हमारा विजन है इसमें कोई शंका नहीं है कि हम आज की स्थिति में 2047 के लिए दुनिया के सामने एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें कुछ रिस्क हैं और मुझे लगता है सरकार ने उन रिस्क के बारे में भी ध्यान दिया है। जैसे कि जो एक सबसे बड़ी रिस्क है वो क्लाइमेट मिटिगेशन की है, तो सरकार ने कई सारी खेती में इस तरह की उपज लाने की कोशिश की जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। और जो एनर्जी है, एनर्जी में जो हमें धीरे धीरे साफ सुथरी एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होने की बात है, ट्रांजिशन की जरूरत है, उस तरफ भी कोई संकेत नजर आते हैं। लेकिन जो अभी जिसको देखना है, क्योंकि जैसे खासतौर से जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सरकार ने की है अभी तक अच्छी लगती हैं, लेकिन होता यह है कि बहुत सारे कौशल विकास की पहले भी हमने चीजें की हैं और एम्प्लॉयमेंट के किए हैं, उनके वो परिणाम नहीं आए जिनकी हम अपेक्षा करते थे। तो इस हालत में हमें देखना होगा कि क्या ये पर्याप्त है या एक शुरुआत है, ऐसे हमें और एग्रेसिवली आगे लेके जाना होगा। देखिए 2047 मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग अध्ययन बताऊं, भारत करीब करीब विश्व के इतिहास में जीडीपी में अंग्रेजों के आने से पहले 25% के आसपास का जीडीपी में कंट्रीब्यूटर रहा है। लेकिन यही वो समय है
जब दुनिया की सारी शक्तियां भारत में घुस गईं, कमजोर लोग जो छोटे थे वो भी हमारे यहां घुस गए। तो आप मान के चलिए 2047 को अगर हमने इक्वालिटी, न्याय पे स्थापित नहीं किया तो हमारी जो आर्थिक जो व्यवस्था है वो राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों से दूर जा सकती है। तो हमें ये देखना है, जैसे मैं बहुत इस बात के पक्ष में था कि सरकार को एक एग्रेसिव प्रोग्राम अनाउंस करना चाहिए था कि हम कोर्ट्स में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको 0% पे ला देंगे अगले 3 साल में या 5 साल में, उसके लिए बजट एलोकेट होने चाहिए थे। मैं अभी कुछ इसमें नहीं देख पा रहा, फाइनल डिटेल्स में शायद कोई चीज ऐसी आए। सोशल रिफॉर्म, कंप्लीटली एजुकेशन रिफॉर्म की बातचीत करेंगे इसको लेकर। निसार साहब भी जुड़े हुए। निसार साहब, चूंकि मिडिल क्लास के लिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हाशिए पे रहता है, बजट में बहुत कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस बार तो पिटारे से खुल गया खजाना। ये जो टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं, जरा आसान भाषा में बताइए, कितना यहाँ पर आयकर में छूट अब लोगों को मिल पाएगी? मैं ये तो कैलकुलेट नहीं कर सकता कि कितने रुपए किस इनकम समूह को, किस आय समूह के लोगों को कितने रुपए का छूट मिलेगा, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि शायद 7 सालों के बाद या 6 सालों के बाद एक टैक्स स्लैब में बदलाव 2019 में लास्ट बार हुआ था, सैलरी डिडक्शन बढ़ा था, 50 हुआ था, अब 75 हो गया है, यानी 5 साल बाद। नहीं, ये जो 2.5 लाख से 3 लाख हुआ है, ये शायद थोड़ा और भी दिनों के बाद हुआ है। तो वो डिडक्शन में एक तो एक उसमें छूट मिली है। दूसरा ये जो स्लैब चेंज हुआ है, जो 2.5 लाख से 3 लाख हुआ है, तो इससे और जो मतलब 10 लाख तक जो इनकम है उसको एक मिनिमम 10% तक ही रखा गया है। उसमें भी 3 से 5 लाख के स्लैब में 5% ही रखा गया। तो जो नए टैक्स रिजीम में अब लोग आएंगे उनको एक टैक्स का कंसिडरेबल बेनिफिट एक मिलेगा, और उनको चूंकि छूट भी उधर से भी उन्होंने डिडक्शन का भी एक वो बढ़ा दिया है, तो एक ठीक ठाक उनको फायदा मिलना चाहिए। मैं आपको एक अमाउंट तो नहीं बता सकता कि कितने हजार का मिलेगा एक साल में, लेकिन एक अच्छा फायदा मिलना चाहिए। और ये इससे एक चीज होगा कि इससे कंजम्पशन, जो एक चिंता के विषय बनी हुई है अपने अर्थव्यवस्था में कि कंजम्पशन पे उतना अच्छा नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ी सुधार होने की संभावना है, और कुछ सेविंग में भी सुधार होने की संभावना रहेगी। तो बेहतर कौन सी टैक्स रिजीम हुई, पुरानी टैक्स रिजीम हुई या नई टैक्स रिजीम हुई? क्योंकि पुरानी टैक्स रिजीम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। नहीं, मुझे लगता है अब ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है और नया टैक्स रिजीम, और मुझे लगता है कि लोग इसकी तरफ ज्यादा जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमको शिफ्ट भी करना है ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में। इसके अलावा टैक्स से संबंधित इस पूरे बजट में कौन कौन सी चीजें आपको निकलकर दिखाई देती हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर, क्योंकि शेयर मार्केट को लेकर भी कुछ बात कही गई, मतलब लोग निवेश भी करें, शेयर बाजार में करें और बाकी जगहों पर करें, इन्वेस्टमेंट भी करें, कमाई करें, इन्वेस्टमेंट करें और उसको निवेश भी करें। तो साफ तौर पर इसमें आप किस तरह से देखते हैं बाकी और टैक्स की स्थिति? हाँ, तो जो कैपिटल गेन टैक्स में भी वैसे कोई शॉर्ट टर्म में बदलाव हुआ है। लॉन्ग टर्म में तो मुझे लगा कि शायद कोई उतना बड़ा बदलाव 12.5% वो तो मुझे लग रहा है पहले भी था, या मैं उसको ठीक से नहीं सुन पाया। तो वो शॉर्ट टर्म में कई चीजें चेंज की गई हैं। तो ये एक जो लोगों के इन्वेस्टमेंट के पैटर्न होते हैं कि लोग पैसे लगाते हैं और उससे जो उनको इंसेंटिव मिलता है, गेन मिलता है, बेनिफिट मिलता है, उस पर वो ज्यादा से ज्यादा उनको अगर कम टैक्स लगेगा और वो फिर एक इनकम टैक्स में भी ये छूट दिए, वो डिडक्शन का रेट बढ़ा दिया, डिडक्शन का लिमिट बढ़ा दिया, तो पीपल विल बी मोर इंक्लाइंड, लोग ज्यादा इंक्लाइंड होंगे कि वो इन्वेस्ट करें छोटे छोटे सेविंग्स में और अलग अलग फाइनेंशियल पैकेजेस में। तो उससे फिर एक सेविंग से फिर ज्यादा पैसे भी अवेलेबल होते हैं टू इन्वेस्ट फॉर द इंडस्ट्री। जी निसार जी, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमको एक ब्रेक लेना होगा। मैं अरबाज आपसे भी गुजारिश करूंगा आप बने रहिएगा, उसके बाद लौट कर आएंगे, बाकी लोगों से बात करेंगे। और संजय सर आप भी प्लीज बने रहिएगा। बजट पर अब बारी है, बजट भाषण के बाद, बजट के ऐलान के बाद, बजट की पूरी स्पीच के बाद ये समझने का कि किस क्षेत्र को क्या हासिल हुआ है और क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है। बजट की तमाम हाइलाइट्स आपको बताएंगे आसान भाषा में। लगातार वहां कवरेज जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।